अपने सैन्य बलों को भी तैयारी में रखना चाहिए। चीन हर फ्रंट पर नहीं लड़ सकता है। चीन को सबक सिखाने का, तो हम उसके आर्थिक स्थिति पे पेट पे तो लात ऑलरेडी मार रहे हैं। वो भारत को एक उभरते हुए पावर के रूप में नहीं देखना चाहता। दबाव की राजनीति खेलता है। नमस्कार दोस्तों, G20 की बैठक हो रही है और इसमें रूस नहीं आ रहा। उसको लेकर सवाल खड़े नहीं हो रहे क्योंकि यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर पुतिन के अपने कारण हैं, लेकिन ऐन वक्त पर, ऐन समय पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो इनकार आया है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और कई सवाल खड़े हुए हैं। और एक्सपर्ट मान रहे हैं इसके पीछे दो बड़ी वजह हो सकती है। एक बड़ी वजह ये है कि जिस तरह से G20 सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर में भी किया जा रहा है, कश्मीर में किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है, उसको लेकर चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी खफा है और खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन बहुत ज्यादा खफा है। दूसरा जो बात अब सामने आई है और जो एक चर्चा का विषय बनी हुई है, विवाद बन गया है कि चीन ने जो अपना लेटेस्ट मैप जारी किया है उसमें अरुणाचल प्रदेश के को अपना दिखाया है। इसको लेकर के भारत ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है और ये सुनने में आया है और ये एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चीन को पता है कि भारत इस पर विरोध कर रहा है और इसने जानबूझकर किनारा किया है G20 पर की मीटिंग में कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर तो बात नहीं छिड़ सकती है। और जहां तक इस मैप का सवाल है दोस्तों, टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कारण है कि G20 से एकदम पहले इस मैप को रिलीज किया गया। इंडिया के साथ साथ और देशों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। कई देश हैं, फिलीपींस है, मलेशिया है, नेपाल है, वियतनाम है, ताइवान और यहां तक कि रशिया के एक टापू को चीन ने अपना कह दिया, जिसको लेकर रशिया तक ने आपत्ति जताई है। तो टाइमिंग की यहां बात करें कि G20 का सम्मेलन हो रहा है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, बहुत बड़े बड़े नेता देश में आ रहे हैं और चीन नहीं आ रहा और जानबूझकर एक मैप रिलीज कर दिया जाता है। ठीक G20 सम्मेलन से पहले एक विवाद पैदा कर दिया जाता है। तो क्या कोई बड़ा कारण है इसके पीछे? क्या चीन अपनी हरकतों से बाज जाएगा और किस तरह से भारत और देशों के साथ मिलकर कोई रणनीति बना सकता है चीन का विरोध करने की इस मैप को लेकर के? तमाम बातों पर हमने चर्चा की है और आज हमारे साथ एक्सपर्ट है, फॉर्मर मेजर जनरल SP सिन्हा है और हमारे साथ BSF के फॉर्मर एडिशनल DG संजीव सूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आई ऑफ ट्रुथ में। सबसे पहले बात करते हैं हम SP सिन्हा सर से। सर, यही जानना चाहेंगे, टाइमिंग को लेकर एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। पहले काफी समय तक चर्चा में थी कि चीन भी आ रहे हैं और उसको लेकर राजधानी में लोगों में भी एक चर्चा थी कि बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति आ रहे हैं। पुतिन का सबको पहले से ही पता था कि पुतिन नहीं आ पाएंगे, एक सस्पेंस बना हुआ था और लोगों को पता था वो नहीं आएंगे। लेकिन चीन को लेकर के लोग बहुत, दिल्ली के लोगों में भी एक क्रेज था और भारत में भी था कि दो बड़े राष्ट्रपति, बड़े देशों के राष्ट्रपति हमारे देश में आ रहे हैं और एंड टाइम पर चीन ने जो है वॉकआउट कर दिया, चीन के राष्ट्रपति ने। तो क्या बड़ी वजह है? और उससे पहले टाइमिंग की बात करें कि सम्मेलन हो रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं आ रहे चीन के और एक मैप रिलीज कर देते हैं सम्मेलन से थोड़े दिन पहले, जिसपे इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है और भारत इसका विरोध भी करता है। तो क्या जानबूझकर G20 से पहले इस मैप को रिलीज किया गया और जानबूझकर क्या चीन के राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया है? चीन G20 मीटिंग के पहले फिर उसने दोबारा, एक बार तो पहले भी कर चुका है, दोबारा उसने अपना मैप दिखाया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को वो चीन का हिस्सा दिखा रहा है। अब इससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेते हैं। पहला, टाइमिंग। इस समय चीन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चीन मोदी जी से साउथ अफ्रीका में मिला था, वहाँ मोदी जी ने साफ कर दिया था कि अपने जो बॉर्डर पे है उसको, विवाद को ख़त्म कीजिए यदि दोस्ती चाहते हैं। और चीन चाहता है कि ट्रेड हो, कॉमर्स हो और बॉर्डर इशू को बाद में देखा जाएगा। मोदी जी ने कहा नहीं, पहले बॉर्डर इशू फिर धंधा। उसके बाद फिर G20 में जिनपिंग की आने की उम्मीद है, हो सकता नहीं भी आए। तो ये दबाव की रणनीति है, राजनीति है और मकसद ये है कि मीटिंग के पहले एक विवाद पैदा कर दो। चीन हमेशा, जब भी चीन और पाकिस्तान, जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होने लगता है तो खीर में खटाई डालने का काम करते हैं, वही खटाई डालने का ये तरीका है। तो मैं पूछना चाहता हूँ चीन से कि जब महाराजा हरि सिंह ने पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत पूरा तिब्बत भी हमको दे दिया था, तो ये तिब्बत का हिस्सा कैसे आपका हो गया? दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ के चीन पेश करता है, मैं सॉलिड एविडेंस दे रहा हूं। कुषाण डायनेस्टी के एम्परर कनिष्क
ने चीन पे राज्य किया और वहाँ की प्रिंसेस से शादी किया 23 साल के लिए। तो मैं तो यह इतिहास कोट कर रहा हूँ। तो पूरा चीन हमको वो हिस्सा लौटा दे जिस पर कनिष्का ने राज किया था। मौर्यन एम्पायर वो भी उनका भी पकड़ था और चाइना पे रूल किया था काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शंस पे, तो वो हमें दे दिया जाए। गुलाब सिंह उन्होंने 86,000 स्क्वायर मील्स अपने कब्जे में लिया था और पूरा वेस्टर्न तिब्बत तक उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो ये ऐतिहासिक सबूत है, ये हमें दे दिया जाए। ये सिर्फ चीन ड्रामाबाजी करता है। तो जैसा कि सर ने कहा है कि कोई भी अच्छा काम भारत करता है और एक विवाद पैदा करने के लिए चीन हमेशा से ऐसे करता रहा है, और एक कहावत भी उन्होंने यहाँ पे दोहरा दी है, खीर में खटाई डालने का काम करता है चीन। तो सर का भी ये मानना है कि जानबूझकर मौके की तलाश की गई है और भारत में कुछ भी अच्छा होता है चीन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फ्रंट पे कोई विवाद खड़ा कर देता है। एक और प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है सर, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी कि भारत की रणनीति क्या है? चीन जो लगातार ऐसा कर रहा है, उसने पहली बार तो ऐसा किया नहीं है। पहले भी उसने अरुणाचल के कुछ गांवों का नाम बदल दिया, अपने ढंग से बदल दिया उसने अरुणाचल के पास, और बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। तो चीन की कोई ये नई बात तो नहीं है। तो भारत चीन को सबक किस तरह से सिखाएगा और क्या सिखा रहा है भारत, किस फ्रंट पे भारत उसको सबक सिखा रहा है? और जहां तक प्रश्न होता है चीन को सबक सिखाने का, तो हम उसके आर्थिक स्थिति पे पेट पे तो लात ऑलरेडी मार रहे हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट कर रहे हैं चीन से धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो चीन के पेट पे तो लात लगी रही है। आज चीन की जो आर्थिक दुर्दशा हो रही है उसका मुख्य स्रोत कौन है? हिंदुस्तान। ये चीन इस बात को जानता है। तो इसीलिए बड़ा कूटनीति का सहारा करके हम धीरे धीरे पंच मार रहे हैं, बट उसकी दर्द चीन को एहसास हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे सर ने बताई है कि आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है चीन को। जो मैन्युफैक्चरिंग हब है चीन से धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, और एक पेट पे जो लात मारने वाली बात है वो सर ने यहाँ कही है कि भारत आर्थिक रूप से कमजोर करना चाह रहा है। और ये हम देख ही रहे हैं कि चीन में जिस तरह से इन्फ्लेशन आ रहा है, बाढ़ के कारण उसकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल तहस नहस हो गई है, उसकी जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी नहीं है। तो भारत का इसमें एक बड़ा रोल है। संजीव सूद सर, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, जिस तरह से चीन ने ये विवाद खड़ा किया है, नया नक्शा इसने रिलीज किया है, उसको लेकर भारत के साथ और देश भी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। और अरुणाचल प्रदेश की हम खास तौर पे बात करें, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन पहले भी बहुत ज्यादा पंगा कर चुका है। कई तरह की उसने एक्टिविटीज की हैं जिससे उसने अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा करने की बात कही है। तो किस तरह से भारत को एक स्ट्रैटेजी के तहत इसका विरोध करना चाहिए? चाइना के इस कार्टोग्राफिक एग्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण जवाब यह हो सकता है कि भारत के इंपॉर्टेंट लोग जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे और अन्य मंत्री, होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स को अरुणाचल प्रदेश में जाकर अपनी प्रेजेंस शो करनी चाहिए और चाइना को यह मैसेज देना चाहिए कि आप जो भी कर लें, नक्शे में चाहे आप जो भी दिखाते रहें, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और हम लोग वहां पर फ्रीली आ जा सकते हैं। मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि ये कार्टोग्राफिक एग्रेशन धीरे धीरे कुछ समय के बाद एक्चुअल फिजिकल एग्रेशन में परिवर्तित हो जाए। इसलिए हमें अपने सैन्य बलों को भी तैयारी में रखना चाहिए, जिससे कि यदि कोई ऐसी इवेंचुअलिटी आती है जिसमें हमें चाइना का एग्रेशन फेस करना पड़े, तो उसके लिए हम पूरी तौर पर तैयार रहें। तो सर का जैसा कहना है कि भारत को नीचा दिखाने के लिए चीन पहले भी ऐसे करता रहा है, लगातार ऐसे करता रहा है, लेकिन भारत को एक बहुत ही स्ट्रैटेजी के तहत चीन को काउंटर करना चाहिए। अपने जैसा कि सर ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार विजिट होनी चाहिए भारत के इंपॉर्टेंट लोगों की, जिससे चीन को ये एहसास हो कि भारत का अभिन्न अंग है अरुणाचल प्रदेश और भारत के जो टॉप लीडर्स हैं वो वहां जाते रहते हैं। इससे एक प्रेजेंस भी होती है, एक
बात भी होती है इंटरनेशनल मंच पर, और इससे चीन को एक सबक भी मिलेगा। लेकिन साथ में सर ने यह भी चेताया है एक तरह से कि जब इस तरह के मूवमेंट होते हैं तो उसको फिजिकली अंजाम देना एक चीन की फितरत है, और इसलिए हमें चीन से सावधान भी रहना चाहिए, सैन्य बलों को बिल्कुल तैयार रखना चाहिए, और खासतौर पर बॉर्डर एरिया है जो, क्योंकि चीन अगर ऐसा करता है तो वो इसको प्रैक्टिकल रूप में कर भी सकता है। वो अरुणाचल प्रदेश के एरियाज को हथियाने की कोशिश भी कर सकता है, तो इसलिए हमको अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी चाहिए। एसपी सिन्हा सर, यहां आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि सबको पता है कि इंटरनेशनली अगर हम चीन की बात करें तो इस समय जैसा कि सब जगह है कि 3 मुद्दों, जैसे हवा पे अपना कब्जा करना है, पानी पे कब्जा करना है, भूमि पर कब्जा करना है, और चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते कहते हैं कि 27 देशों के साथ उसका झगड़ा चल रहा है किसी न किसी रूप में। और अभी जब उसने मैप रिलीज किया तो 8 देश उसके विरुद्ध खड़े हो गए, और इसमें रशिया जैसे देश भी हैं जो चीन के खास मित्रों में से एक है, उसको भी बख्शा नहीं है चीन ने। लेकिन जब ये 8 देश खड़े हो गए हैं तो किस तरह से ये 8 देश मिलकर चीन का जो ये नया प्रोपेगेंडा उसने किया है उसका विरोध करेंगे, और इससे फायदा कैसे होगा अगर भारत इन देशों के साथ मिलकर चीन का विरोध करता है इस मैप को लेकर के। चीन के इस मैप के विवाद पे मलेशिया, नेपाल, फिलीपींस, ताइवान ने भी चीन पे अपना गुस्सा इजहार किया है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या हिंदुस्तान इन देशों के साथ मिलके कुछ ऐसा रणनीति बनाएगा कि चीन कष्ट में आए? एकदम सही है, ऐसा ही होगा। देखिए, जब नेपोलियन क्यों हारा? क्योंकि मल्टी फ्रंट पे उसने बैटल खोल दिया। हिटलर क्यों हारा? रशियन फ्रंट उसने खोल दिया। जब आप दुश्मन के लिए कई फ्रंट्स खोल देते हैं तो उसकी शक्ति छीन हो जाती है, और वो सब जगह उसी ताकत को नहीं झोंक सकता। इसीलिए मोदी जी ने बहुत बढ़िया कूटनीति खेला है। ये छोटे छोटे देश जो पहले चीन से डरते थे, मलेशिया, नेपाल, फिलीपींस, ताइवान वगैरह, उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो जैसे सुग्रीव भगवान राम के शक्ति से बाली से लड़ने पहुंच जाते थे, वैसे ये छोटे छोटे देश हिंदुस्तान के एश्योरेंस पे, उनकी सहानुभूति से और उनकी दोस्ती या मैत्री से चीन को सबक सिखाने की क्षमता रखते हैं। और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हम कई फ्रंट्स खोल रहे हैं चीन के लिए। अब सब फ्रंट पे चीन लड़के दिखाए, तो ये रणनीति तो बड़ी अच्छी है, और मेरा ख्याल है निकटतम भविष्य में इसका नतीजा सामने आएगा। चीन आर्थिक व्यवस्था से जो एक लड़ रहा है, क्या वो इतने फ्रंट पे अपनी मिलिट्री ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट कर पाएगा जबकि उसकी आर्थिक व्यवस्था डमाडोल है? ये बड़ा प्रश्न है। तो जितना हम फ्रंट खोलेंगे चीन के लिए उतना अच्छा रहेगा। और चीन जैसे समझता है कि ताइवान को कैप्चर कर लेगा, हिंदुस्तान अंगद की तरह है बीच में खड़ा। ताइवान और चीन के बीच में हिंदुस्तान जो है वो अंगद की तरह खड़ा है। तो ये अंगद बहुत भारी पड़ेगा चीन के लिए। तो यहाँ पे कई एग्जाम्पल देके समझाया है सर ने कि जब कई फ्रंट पे अटैक होता है दुश्मन पर तो वो कहीं ना कहीं हारता है, क्योंकि हर फ्रंट पर वो ध्यान नहीं दे सकता। अगर सब देश, मोदी जी की कोशिश है कि सारे देश को मिलाकर के चीन के खिलाफ जो है एक रणनीति बनाई जाए, और इसमें वो कामयाब भी होंगे, क्योंकि चीन हर फ्रंट पर नहीं लड़ सकता है। और यहाँ पे उन्होंने नेपोलियन और हिटलर तक का एग्जाम्पल दिया है कि हर फ्रंट पर आप परफेक्ट नहीं हो सकते, हरा नहीं सकते। तो चाहे वो छोटे छोटे देश हैं जो कल तक चीन से डरते आए थे, आज भारत उनको एश्योर कर रहा है कि साथ खड़े हैं, साथ मिलकर लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के एश्योरेंस पर ये सारा जो ग्रुप है ये मिलकर चीन के खिलाफ खड़ा होगा, और ये एक अच्छी पॉलिसी मोदी जी अपना रहे हैं। दोस्तों, कोशिश रहती है आई ऑफ ट्रुथ के इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाई जाए डिफेंस से, सिक्योरिटी से, बॉर्डर से रिलेटेड मुद्दों पर, और आपको हम जानकारी देते हैं सही और सटीक, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो फॉर्मर मेजर जनरल रह चुके हैं, अच्छे अच्छे पदों से रिटायर हुआ है, पूरी नॉलेज रखते हैं, पूरी एक्सपर्टाइज रखते हैं, और कोशिश रहती है इस चर्चा को पूरी तरह से बैलेंस बनाया जाए, क्योंकि जहां देश की सुरक्षा की बात होती है वहां राजनीति नहीं आनी चाहिए, और आती भी नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि इन मुद्दों पर पूरी सही, सटीक और एक बैलेंस जानकारी आप तक दी जाए। इसलिए आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।